अब यहाँ से आप देखो गेस्ट पेपर में, और बेटा एक एक बात याद रखें, बिजनेस एग्जाम है। आपको आपको पहले भी बताया हुआ, आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि बिजनेस एग्जाम जो है नॉर्मली प्रेडिक्टेबल नहीं होता। लेकिन अभी इस मोमेंट के ऊपर इतना ऊपर हमने लिखा हुआ है कि ये प्रिपरेशन गाइडलाइन भी है, प्रिपरेशन गाइड है आपके लिए जिसको आपने यूज करना है साथ। तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो साथ, और उसके साथ आपके जो पास पेपर की रेंज है फ्रॉम 2020 टू 2024 एटलीस्ट, ये आपके खत्म होने चाहिए। दोबारा सुन ले, 2020 से 2024 तक के पास पेपर विद मार्किंग सीमा पे खत्म हो, जिसके अंदर भी स्पेसिफिकली मेंशन कि 23 और 24 के अदर वेरिएंट भी आप देखेंगे, लाइक वेरिएंट 1 और 3 भी आप देखेंगे। नवंबर 23 और 24 दोनों, जून और नवंबर दोनों, इसको माइंड में रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एज अ गाइडलाइन हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आप कर सकते हैं। बेटा मार्केटिंग मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 पे मार्केटिंग मिक्स ही लिखा हुआ है। और देखो इसमें होता क्या है, क्वेश्चन आपका इवेल्युएट वाला ही आना है। फिर टॉक अबाउट 12 मार्क्स। अब ये 8 मार्क्स भी हो सकता है, ये 12 मार्क्स भी हो सकता है, बिकॉज इट हैज अ वेरी ब्रॉड रेंज कि अगर प्रमोशन साइड के ऊपर एग्जामिनर जाता है तो लाइक वो आपसे 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग या बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पूछ सकते हैं। अब उस केस में आपको पता होना चाहिए कि 2 बेनिफिट्स ही आएंगे, तो ऑब्वियसली यू नीड टू नो कि 2 बेनिफिट्स को कौन कौन से हो सकते हैं। और अगर वो लिमिटेशंस पूछ लेते हैं तो यू मस्ट नो के लिमिटेशंस लाइक ऑनलाइन मार्केटिंग, क्योंकि मैंने यहाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, 3-4 नाम लिखे हैं: इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मीडियम को यूज करके जो आप मार्केटिंग करें, यूज ऑफ सोशल मीडिया, और वायरल मार्केटिंग। ये मतलब आप ये समझ लो कीवर्ड्स के तौर पे क्वेश्चन में आ सकते हैं। बट याद रखिए बेटा, शॉर्टकट ये है: इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल, यूज ऑफ सोशल मीडिया, वायरल मार्केटिंग, ऑलमोस्ट सबका सिमिलर कंटेंट ही बनेगा इफ इट्स एन 8 मार्क क्वेश्चन। क्योंकि 8 मार्क क्वेश्चन में अगर 2 बेनिफिट्स पूछ रहा है तो एक बेनिफिट आपके पास पहले से होगा। और वो बेनिफिट बेनिफिट कौन सा है? आप इसके अंदर वाइडर ऑडियंस को टारगेट करने की बात कर सकते हैं। ये जो वाइडर ऑडियंस वाला पॉइंट है, ये आपके हर इंटरनेट मीडियम पे जिस तरह से भी आप प्रमोशन करें वो इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना चाहिए कि इफ दे टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट और ऑनलाइन और सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो आपका आपका पहला पॉइंट होना चाहिए कि इट इट कैन टारगेट वाइडर ऑडियंस। वाइडर ऑडियंस लिखने, वाइडर टारगेटेड मार्केट लिखने, मोर नंबर ऑफ कस्टमर लिखने, वो आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा सेकंड बेनिफिट कुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। बेटा कॉस्ट इफेक्टिव का वर्ड याद रखो। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? एज कम्पेयर टू बिलबोर्ड्स, एज कम्पेयर टू प्राइमरली अबव द इन प्रमोशन मेथड्स, लाइक वहाँ पे बिलबोर्ड के ऊपर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वहां पे आप लीफलेट प्रिंट करवा रहे हैं, या यूज ऑफ जो है आपके पास टीवी है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। मतलब अदर अबव द लाइन प्रमोशन मेथड के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने एक देखो, हमने वो पेपर्स भी पढ़े हुए हैं जिसके अंदर हमने ईसीआरस पढ़ी थी। ईसीआरस के अंदर ऑब्वियसली एग्जामिनर के कमेंट भी ज्यादा कवर किए थे। और बच्चों उसके अंदर अगर हम देखें कि एनालिसिस किस किस चीज को एग्जामिनर बोलता है, तो दैट इज कॉजेज। कॉजेज प्लस इम्पैक्ट होने चाहिए इसके अंदर। और एक तीसरी चीज होती है कॉन्सिक्वेंसेज। आप कॉन्सिक्वेंसेज भी साथ ऐड करेंगे, बट वो आउटकम आपको ऑटोमेटिकली बन गया होता है, लेकिन फिर भी पेपर में आप ध्यान रखेंगे कि कॉजेज और इम्पैक्ट इसके कौन से हो सकते हैं। अगर आपने, ये मैं आपको जनरली इसलिए पहले बता रहा हूँ सारे टॉपिक से पहले बेटा, ये अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर इसका मतलब कि सारी डिस्कशन का फायदा नहीं होगा। आपको भी मेरे साथ जितने भी हम पॉइंट्स देखेंगे उसके अंदर आपको एनालिसिस बिल्ड करना है कि हम किस तरह से पॉइंट बना सकते हैं। तो ये आपके पास पहली चीज है कि आपने हमेशा एनालिसिस कॉजेस प्लस इम्पैक्ट के ऊपर बनाना है। कैसे? अभी हमने एक ईसीआर पढ़ी, 2023 वाली जो थी, वेरिएंट 2 की ईसीआर, एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स। उसके अंदर बच्चे ने एक पॉइंट जो बनाया हुआ था, मेरा ख्याल है एंटरप्रेन्योरल P1 की अगर मैं बात करूँ, उसमें लिखा हुआ था जी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स होना इंपॉर्टेंट है। साथ उसने लिखा था बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक एंड डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट नीड्स कॉन्स्टेंट चेंजेस, सो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स विल बी वेरी इफेक्टिव। देखो बच्चा रीजन बता रहा है साथ, और उसी चीज के मार्क्स मिल रहे हैं। तो रीजन, उसके बाद उसके इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स कितने हों? एटलीस्ट 3 चेन ऑफ एनालिसिस बनानी है, एटलीस्ट 3। पेपर में 2 बहुत अच्छी डेवलप्ड हो, मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन आप रिस्क नहीं लेंगे कि आप 2 ही पॉइंट्स लिखें, उसमें से जरा सा भी कोई डाउट हुआ मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फॉर्म एटलीस्ट 3 चेन ऑफ एनालिसिस और मैक्सिमम 4 तक आप बना सकते हैं इम्पैक्ट के ऊपर। अच्छा अब देखो, अगर इंटरनेट मार्केटिंग की बात है मार्केटिंग मिक्स में, तो पहला बेनिफिट आपके पास वाइडर ऑडियंस आ गया। सेकेंड बेनिफिट जो है आपके पास, वो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट इफेक्टिव की बात करो, इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। जब आप कॉस्ट इफेक्टिव लिखेंगे तो दोबारा से बिकॉज यूज करें, कॉज बताएं, और लिखें उसके अंदर कि आपने इसके साथ कंपैरिजन मेक कर देना है किसी और मेथड के साथ जो कि एक्सपेंसिव है, जो इतना
कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। फिर कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ आप बताएंगे, अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव वो बाय नेचर कैसे है? लाइक ऑनलाइन मीडियम के ऊपर आपको आपकी बहुत सारी कॉस्ट सेव हो रही है, किस तरह प्रिंटिंग कॉस्ट सेव हो रही है। उसके साथ साथ आपकी जो टीम है वो आप स्मॉल टीम भी अपॉइंट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत लार्ज स्केल के ऊपर आपको एडवर्टीजमेंट नहीं चाहिए होगी, जिसकी वजह से कॉस्ट कैन बी सेव्ड, एंड इफ कॉस्ट कैन बी सेव्ड देन प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज्ड, विद ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस विल बी एबल टू ग्रो मोर। और वो डिपेंड करता है केस कौन सा है, तो जाहिर है आप उसके मुताबिक उसको एडजस्टमेंट करते रहेंगे साथ साथ। अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट लिमिटेशंस, तो बच्चों लिमिटेशंस कौन सी हो सकती हैं? लिमिटेशन नंबर वन, मतलब इन सारे मीडियम्स की आप ये कह सकते हो कि स्किल्स शायद बिजनेस के पास ना हो। अब ये आप आइडेंटिफाई कर लेंगे पैसेज में कितना एविडेंस उसमें आपको मिल रहा है। लैक ऑफ स्किल्स हो सकती हैं। और उसके अलावा आप इसके अंदर बात कर सकते हो, अच्छा एक पॉइंट हमारे पास ना वो साइबर थ्रेट्स का, साइबर अटैक्स का पॉइंट आता है, वो भी आप लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे पॉइंट्स भी यूज कर सकते हैं, लाइक आप ये भी कह सकते हो कि इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन चाहिए होती है विद पैसेज ऑफ टाइम, और इसके अंदर जाहिर है कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है आपकी, तो ये आपके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर बेनिफिट पूछ रहा है तो कॉस्ट इफेक्टिव का बेनिफिट बनाओ लेकिन जस्टिफाई कर दो। और अगर डिसएडवांटेज पूछ रहा है और आप एक्सपेंसिव लिखना चाहते हो तो जरूर लिखें, लेकिन उसको जस्टिफाई करते हैं कि अब आप एक्सपेंसिव अगर बोल रहे हैं तो वाई इट इज एक्सपेंसिव। उसके साथ एक्सपर्ट्स की वो लिखो, एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट लिखो, उसके साथ अपग्रेडेशन की कॉस्ट लिख लो, उसके साथ उसकी मैनेजमेंट की बात कर लो या ऑपरेट करने की बात कर लो, आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा बच्चों ये जो सोशल मीडिया वाला स्पेसिफिक पॉइंट है इसकी भी सेम ही यूजेस होंगे इसमें। अच्छा, अगर तो 12 मार्क पे चला जाता है तो फिर आप उसको अट्रैक्टिव एड्स के साथ, अट्रैक्टिव प्रमोशन कैंपेन्स के साथ लिंक करना स्टार्ट कर देंगे, विच कैन अट्रैक्ट यूजर्स अटेंशन। और अगर आप एक जनरल पॉइंट उसमें ऐड करें, सिंस digital mediums are being more used or their use is being increased, there is more potential that customers can be attracted effectively by the business, जो भी बिजनेस के इसके अंदर बना हुआ है। तो आप ये जनरल कमेंट्स के साथ अपनी कॉज बना सकते हो। और बेटा एक एक रूल आपको सिखाया था, P2 में भी इस्तेमाल होता है, P1 में भी होता था। और वो रूल कौन सा है? वो रूल हमारे पास है इफ रूल। इफ रूल क्या कहता है हमारा, कि जब आपके पास पॉइंट्स की कमी होगी, जब सारे पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इफ रूल इस्तेमाल करें और एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। मतलब like if business is not having enough funds, then use of social media for advertisement would be more suitable because it requires less funds or less capital investment। तो देखें, इफ रोल आपको हेल्प करता है कि आप सिनेरियो बनाते हो, उसको केस के साथ रिलेट करते हैं और साथ उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो आप इसमें बहुत सारे केसेस में पर्टिकुलरली इन 12 मार्क लाजमी इसको यूज करना है। अच्छा देन आपके पास टॉपिक लिखा हुआ है मार्केट सेगमेंटेशन। बेटा मार्केट सेगमेंटेशन जो है मैस और नीश मार्केट के ऊपर, ये होपफुली 8 मार्क क्वेश्चन हो सकता है। मैस मार्केट, अ लार्ज मार्केट, यानी सेलिंग टू एंटायर मार्केट, सेलिंग टू होल मार्केट, ये डेफिनेशन एक्सेप्टेबल है। और उसके साथ साथ मैस मैस मार्केट के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स इन बल्क विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये लिखेंगे, मार्क्स आ रहे हैं। नीश मार्केट, अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेगमेंट ऑफ अ मच लार्जर मार्केट। अच्छा, फीचर्स कौन कौन से हैं? मैस मार्केट क्योंकि लार्ज मार्केट है, कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो हर किसी को सेल कर सकते हैं, तो कंपटीशन ऑब्वियसली लॉजिकली हाई होगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ बिजनेस विच इज सेलिंग मिनरल वाटर, तो मिनरल वाटर में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सी कि वुमेन को बेचना है, मेल को, मेल फीमेल को देखना है, एल्डरली है, चिल्ड्रन है, कौन सी, हर किसी को सेल करे। और इसी तरह बिजनेस A B C D जो भी बिजनेसेस हैं, अगर वो भी ये प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस बिजनेस के अंदर यूनिक सेलिंग पॉइंट बिल्ड करना इटसेल्फ भी मुश्किल है, कंपटीशन लेवल भी ज्यादा है। तो बिजनेस शुड शुड डिसाइड कि वो क्या डिफरेंट करे, ऐसा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस तरह से करे। देखो टर्म सुनते जाए साथ साथ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस तरह से करेगा, या वो अपनी प्रोडक्ट में यूएसपी किस तरह से क्रिएट करेगा, ये सारी चीजें कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये नीश मार्केट के अंदर आ जाओगे, उसमें अगर आप बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे शुरू में कहा था, अगर बेटा बाकी लेट आने वाले बच्चे सुन ले, मैंने शुरू में कहा था कि अभी आप लोग कुछ पॉइंट्स जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आप साथ साथ नोट करेंगे सुनने के साथ ही, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब मैं अगर नोट करने पे लगूंगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, एंड वी नीड टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप सिर्फ मुझे सुनेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें आप खुद ही नोट साथ साथ करते जाओ जो जो सुन रहे हैं। अच्छा, नीश मार्केट में बेनिफिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब P1 का वो फाइनल हमारी क्लासेस थी, तो उसके अंदर था कि आप इसमें प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो। नीश मार्केट के अंदर कंपटीशन लेवल कम होता है एज कम्पेयर टू मैस मार्केट, तो उसके अंदर आप ज्यादा अपनी टारगेटेड मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बाद प्रीमियम प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखें बेटा, प्रीमियम प्राइस का पॉइंट ऐसे अकेला पॉइंट नहीं लिखते ना कि दे कैन चार्ज प्रीमियम प्राइस विच कैन हेल्प बूस्ट प्रॉफिट, कभी भी ऐसा नहीं करना। अगर आप प्रीमियम प्राइस लिख रहे हो
पहले उसकी जस्टिफिकेशन दो कि इस स्पेसिफिक मार्केट में क्यों आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो। मतलब व्हाट्स द डिफरेंस कि आप मैस मार्केट में नहीं प्रीमियम पे जा रहे, नीश मार्केट पे आप ये पॉइंट लिख रहे हैं, तो आप उसके अंदर बताएंगे बिकॉज अ नीश मार्केट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट which is being sold in niche market usually has high quality, and for high quality customers will be willing to pay premium prices. Therefore it is more possible, yeah, there is a potential that business can charge premium prices to get higher profit margin. अब देखो आपने रीजन भी आइडेंटिफाई किया है, कॉज भी बता रहे हैं, इम्पैक्ट भी बता रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ग्रोथ होगी बिजनेस की। इस तरह से एनालिसिस और उसका कॉन्सिक्वेंस भी बनेगा। अच्छा, ऊपर मैंने वैसे ये लिख दिया था, इसको माइंड में रखें, एनालिसिस क्या होता है, कॉजेस प्लस इम्पैक्ट्स होते हैं हमारे सिलेबस में। उसके बाद वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, लाजमी देखें इसको, फ्रेंचाइज जॉइंट वेंचर, इसको फिलहाल थोड़ी देर हम छोड़ते हैं, इसके बाद में आते हैं, एक आसान टॉपिक है मेरी नज़र में, लेकिन जीआईसी और जीआईटी। बेटा जीआईसी जस्ट इन केस इन्वेंट्री, जिसके अंदर आप बल्क में इन्वेंट्री परचेज करते हैं। अच्छा, ये ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट साइड पे जाएगा, और वी कैन एक्सपेक्ट कि पेपर में अगर जीआईटी और जीआईसी नहीं लिखा हुआ और एक जनरल क्वेश्चन बना हुआ है 12 मार्क का, इवेलुएट वेदर इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एबीसी seems to be more suitable or not, या कैन हेल्प बिजनेस ग्रो, कैन हेल्प बिजनेस बिकम सक्सेसफुल, तो फिर आप उस केस पे डिपेंड करेगा कि आप आइडेंटिफाई करो वो जीआईटी कर रहा है या जीआईसी कर रहा है, और एविडेंस कैसे ढूंढते हैं उसके अंदर। अगर आपको नजर आता है कि वो फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है तो जीआईटी है। अगर आपको नजर आ रहा है कि उसको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं या उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें मटेरियल की कॉस्ट कम है, तो आपको एक एविडेंस नजर आ जाएगा कि कुड बी यूजिंग जीआईसी जस्ट इन केस। अगर ऐसा वैसे तो डायरेक्टली लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर, बेटा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आपने इफेक्ट्स की बात करनी है, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपने इफेक्ट्स की बात करनी है, जिसमें सप्लायर के रिलेशनशिप भी आ जाएंगे। सप्लायर रिलेशनशिप इसके अंदर आ सकता है, और कैसे आ सकता है, सुनने गौर से। अगर आप जीआईसी कर रहे हो तो शायद आपके रिलेशंस विद द सप्लायर जो है वो इतने बेहतर ना हो, ठीक है, पूरा नहीं लिखते, चले वीक लिख लेते हैं। और अगर आप जीआईटी, सॉरी उल्टा हो गया, अगर आप जीआईसी कर रहे हैं तो सप्लायर के साथ रिलेशन आपके स्ट्रांग होंगे, और अगर जीआईटी कर रहे हैं तो सप्लायर के साथ रिलेशंस इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। अब अगर आपने इसको अपना की पॉइंट मेक किया, अगर आपने इसको एज अ की पॉइंट लिखा, उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए जीआईटी में अगर सप्लायर के साथ रिलेशन वीक होते हैं तो वीक रिलेशन का बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या आता है। ये हरगिज इम्पैक्ट नहीं है कि रिलेशन विल बिकम वीक, बेटा इसको एक्सप्लेन करना है, एनालाइज करना है इसको। तो आप लिखेंगे ड्यू टू वीक रिलेशनशिप विद द सप्लायर business may not be able to get discounts because it is not purchasing in bulk. Supplier is not willing to provide any discounts or provide a significant discount. Therefore, material cost will increase, and this will lead to increased production cost as a whole or overall, resulting in less profit for the business, less gross profit for the business। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो रिलेशंस को इम्पैक्ट के साथ लिंक करो। और एक और चीज, आपके P2s जो है आपको मॉक मार्क होके वापस मिल गए हैं। बेटा उसके अंदर जो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोग भी हैं और भी लोग जो P2s नॉर्मली अटेम्प्ट कर रहे होते हैं बिजनेस का पेपर, उनकी कॉमन मिस्टेक यही होती है कि उनको ये नहीं पता चलता कि हम सेल्स रेवेन्यू प्रॉफिट से बाहर कैसे हैं। मतलब ठीक है, पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, लेकिन हम बिजनेस में उसको जस्टिफाई कैसे करें, और क्या ये लिखना काफी है कि हर चीज से कॉस्ट कम हो रही है प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये कॉस्ट बढ़ रही है तो प्रॉफिट कम हो रहा है, तो फिर इसका मतलब आप 60 मार्क्स में बार बार यही रिपीट करते रहोगे। तो बेटा ऐसा नहीं है। एनालिसिस के अंदर आपको अपनी चेन ऑफ एनालिसिस इतनी स्ट्रांग करनी है, और वो कैसे होती है, कॉज कॉज आइडेंटिफाई करो, उसके इम्पैक्ट लिखना स्टार्ट करो। इम्पैक्ट का मतलब इफेक्ट्स होता है, मतलब ये सप्लायर का रिलेशन खराब होगा, क्यों होगा, कॉज बताएंगे, क्योंकि आप उससे बल्क में परचेज नहीं कर रहे हैं, ही इज नॉट विलिंग टू पे यू टू गिव यू एनी डिस्काउंट, ये कॉज आ गई। उसकी वजह से आपकी मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, मटेरियल की कॉस्ट की वजह से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, उसकी वजह से प्रॉफिट फॉल कर रहा है, और बिजनेस का ऑपरेशन जो है वो भी लेस एफिशिएंट हो सकते हैं, अगर आप ये वाली साइड एनालिसिस की बनाना चाहो। इस तरह से एनालिसिस बनेगा। तो कॉमन मिस्टेक हमारे पेपर्स में यही होती है कि एनालिसिस नहीं बना होता या कॉज ही नहीं पता होती, कॉज आपने आइडेंटिफाई नहीं की होती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जी मरियम, मैंने आपका मैसेज देख लिया, मैं आपको बता देता हूँ आपका, बल्कि मैं पिक्चर शेयर करवा देता हूँ एग्जाम। अच्छा जी बेटा, उसके बाद आगे लिखा हुआ है यूएसपी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आसान टॉपिक्स हैं, 8 मार्क हो सकते हैं, यूएसपी स्पेसिफिकली यूएसपी 8 मार्क्स हो सकता है। और उसके अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बाय डेफिनेशन क्या था, या तो आप न्यू प्रोडक्ट, एक कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का एक न्यू वर्जन या न्यू वेरिएंट लॉन्च कर रहे हैं। लाइक वी कैन हैव एग्जांपल इन पाकिस्तान के
जो आपकी है सुजुकी ऑल्टो है, उसका पुराना मॉडल देख लें, नया मॉडल देख लें, उसके अंदर फर्क है। उसके अंदर हमें नजर आता है कि सेम सेम नाम है लेकिन अलग प्रोडक्ट है, वैरायटी कुछ और है। इसीलिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो अब वो क्यों करते हैं आप, ताकि कस्टमर आप रिटेन कर सको और कस्टमर आप न्यू अट्रैक्ट कर सको, सेल्स बढ़ा सको, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप एक्सटेंड कर सको। एक और चीज याद रखें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सटेंड करने का भी एक मेथड है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जब आपने एक्सटेंड करनी होती है, उसके लिए यू नीड टू यूज स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन स्ट्रेटेजीज। और एक्सटेंशन स्ट्रेटेजीज के अंदर एक स्ट्रेटेजी है दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, पीटी लिख रहा हूँ उसको फिलहाल। चले, ये आपके पास आ जाएगा। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? बिजनेस कैन रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, कैन अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, और कैन बिकम बेसिकली कैन इंक्रीज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हो। डिसएडवांटेज वैसे आएंगे नहीं, लिमिटेशन हो सकती हैं उसमें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट की बात कर लो, उसके अंदर एक्सपेंस, ओवरऑल एक्सपेंस की बात कर लें, और मार्केट रिसर्च की बात कर लें। ये अगर आप इन तीनों में से कोई चूज करना चाहें तो मार्केट रिसर्च वैसे ही अलग टॉपिक होता है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमने उसमें बेनिफिट ड्रॉबैक कौन से लिखने हैं। लाइक आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हो कि लिमिटेशन के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, कि अगर आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ज़्यादा है तो रिकवर करने में टाइम लग सकता है। इसके अलावा आपकी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो टाइम फ्रेम है या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सटेंड करने के अंदर, हो सकता है प्रोडक्ट फेल हो जाए बाद में, तो फिर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है, मतलब मजीद लॉस हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो फोरकास्टिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैं भी देखता हूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन शायद होगा, हम वहां से इसको देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये फिलहाल अभी यहाँ पे रुके ना, कुछ आप मेरे साथ पास्ट पेपर देख रहे हैं, नोट एक काम कर लेना कि पास्ट पेपर के ईयर्स देख के ना साथ उसके टॉपिक नोट कर लेना अपने पास कि किस ईयर में कौन सा टॉपिक आपको मिलेगा, बिकॉज यू स्टिल हैव अनदर डे। कल का दिन आपके पास इंशाल्लाह है, और फिर बाद में भी कुछ टाइम है। तो आपने अगर क्विक रिवीजन के ऊपर जाना है, आपने उसको देखना है कि मतलब सारा सिलेबस हमें दोबारा दोबारा नहीं करना पड़े, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लें, तो अभी ईयर लिख लो और उसके साथ टॉपिक्स जो जो आपको नजर आ रहे हैं वो साथ देख लें, ताकि आपको बाद में हेल्प हो कि आपने जब टेस्ट पेपर करना है उसके साथ, अगर किसी के साथ ईयर नहीं लिखा तो आप देख लें कि किस ईयर के अंदर आपको मिलेगा। अच्छा बेटा, ये पेपर है जून 23 का, पेपर 21। मैंने 23 24 के सारे वेरिएंट्स वैसे अपने पास ओपन करके रखे हैं, ताकि हम एक आइडिया ले लें कि क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं और यहाँ से आगे क्वेश्चन आपके टाइम में आ सकते हैं। इसमें 23 पेपर 21 है। क्वेश्चन आपके पास देखो, 1 मार्क क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको, आप ये पहले कर लें, वन ए पार्ट ए का 1 कर लें, सेकंड कर लें, और अगर आप सेकंड पार्ट को मतलब 3 मार्क्स को विदाउट एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट उसमें आपको केस बनाना पड़ेगा खुद से। अगर आप चाहें तो आप इसी केस स्टडी को यूज करें और उसी के एप्लीकेशन के जो 2 मार्क्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, वो साथ नहीं कर दें। लाइक अच्छा फॉर एग्जाम्पल 3 मार्क्स में अगर कहते हैं एक्सप्लेन द टर्म पार्टनरशिप, तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, पहले पार्टनरशिप को डिफाइन करोगे, व्हेन टू और मोर पीपल ज्वाइन टुगेदर टू स्टार्ट अप अ बिजनेस, और ये डेफिनेशन का 1 मार्क आपको मिलेगा, दैट इज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। और जो बाकी 2 मार्क्स हैं वो फिर आपको केस में से बनाने पड़ सकते हैं, खुद भी बनाने पड़ सकते हैं। वैसे केस केस यूज कर लें, लाइक इसके अंदर तो वैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस है ये लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ये 3 ऑनर्स के नाम है, आप इनके नाम लिखें, उसके साथ लिखें दे फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस एंड इन दिस वे देयर रिस्क विल रिड्यूस, या दे विल बी एबल टू शेयर प्रॉफिट बिटवीन देमसेल्व्स। इस तरह का आंसर आप बना सकते हैं। मार्किंग स्कीम लाजमी पड़ेगी इन पेपर से, खास तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में आपकी मार्किंग स्कीम बहुत हेल्प कर रही होती है, वो एग्जैक्ट आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये कैलकुलेशंस में जैसे इस पेपर में मार्केट शेयर की कैलकुलेशन है, मैं आपको रफली बता देता हूँ। इसमें P2 के अंदर फिगर्स टेबल्स आसान होते हैं, सिर्फ फार्मूला आपको याद रहे। लाइक अगर आप मार्केट शेयर का फार्मूला देखेंगे तो सेल्स बाय बिजनेस डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इन मार्केट, मार्केट और इंडस्ट्री, इन दोनों में से कोई भी चीज आपके पास लिखी है तो उससे कर लें, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद 100। तो सेल्स बाय बिजनेस मतलब आप ये बिजनेस कितनी सेल कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं टोटल सेल इन द मार्केट के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, आंसर आपके पास। अच्छा, मार्केट शेयर निकलता है परसेंटेज, और परसेंटेज का साइन भी लगाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास हम सी पार्ट को देखते हैं। बेटा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस गेस्ट पेपर में भी लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मेंशन किया था, ये लिखा हुआ है स्पेशल फॉर 12 मार्क्स के अंदर, और उसमें ग्रांट्स हैं, डेट फैक्टरिंग लिखा हुआ है, आप लोग साथ साथ इसको देख लेंगे। इस पेपर के अंदर यूजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट का, और हाँ एक चीज बेटा बहुत ध्यान से पेपर में देखना है कि इसमें दोनों एडवांटेजेस पूछे हुए हैं, दोनों डिसएडवांटेजेस पूछे हैं, या एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज है। ये भी एक कॉमन मिस्टेक होती है कि आप फ्लो में जल्दी लिखते हुए, या लेट से कोई बहुत आसान क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं,
और दोनों ही बेनिफिट्स लेकर आ जाएंगे। और एक बात याद रख लें कि आपने जितना लिखा है एग्जामिनर ने वही पढ़ना है, उसी को मार्क करना है। तो एरर की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए उसमें। आपने ध्यान से पढ़ना है। अब देखो बैंक ओवरड्राफ्ट के अगर बेनिफिट्स हैं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बेनिफिट्स में वैसे आप जनरल पॉइंट्स के साथ भी जा सकते हैं। बिजनेस विल बी एबल टू गेट सिग्निफिकेंट कैश कह सकते हो। इसके बेनिफिट्स में आप कह सकते हो लोअर इंटरेस्ट रेट की बात कर सकते हो, या फिर लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू बैंक लोन। बैंक लोन से ये कम एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के ऊपर है, बैंक लोन लॉन्ग टर्म के ऊपर है। तो बैंक, अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बेटा अभी भी इस पॉइंट पे भी किसी को नहीं पता, वैसे पता होना चाहिए बट वैसे ही बता रहा हूँ कि जब आप अपनी क्रेडिट लिमिट से ऊपर की अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम बैंक, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक उसको शॉर्ट टर्म लोन काउंट करता है, आपने उसको शॉर्ट टर्म लोन काउंट करना है अपना, और बैंक ने आपसे उसको वापस मांगना ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट भी पे करना है, एडिशनल इंटरेस्ट आपने उसके ऊपर पे करना है, बट स्टिल बैंक लोन से कम एक्सपेंसिव है। और ये जो है, ये आपकी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज करता है लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं करता। तो जिस मतलब आपकी बिजनेस जो है वो लेस अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटी मूव नहीं होती है उसके साथ, करंट लाइबिलिटी है। अगर आप डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज शॉर्ट पेमेंट पीरियड, शॉर्ट रीपेमेंट पीरियड है, ठीक है। शॉर्ट रीपेमेंट पीरियड है, इससे आपको फौरन समझ आना चाहिए, उसको एनालाइज करके बिजनेस को पैसा अरेंज करना पड़ेगा। बिजनेस विल नीड टू फाइंड आउट whether it will be able to generate enough cash to repay the loan over short term। और ये आपको, अच्छा शॉर्ट टर्म में फिर जाहिर है आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी काम आएगी, उसके साथ साथ आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी काम आएगी, तो ये आपका डिसएडवांटेज बन जाएगा। इसी तरह देखो, मार्केटिंग मिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है, जून 23 पेपर 21 है ये। प्राइस और प्रमोशन, अगर बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ये ना टेक्निक और मेथड पे ज्यादा बात करनी है, क्योंकि अभी जितना आपने टॉपिक कवर करने थे वो जाहिर है आप लोग कर चुके हैं, साथ 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 हम टॉपिक भी देख लेते हैं, बट टेक्निक ज्यादा जरूरी है इस पर। वेदर प्राइस और प्रमोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ जीआर मार्केटिंग मिक्स। बच्चों मार्केटिंग मिक्स में अगर 4 एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन, तो इसका मतलब है कि उसमें 4 की बात की जा सकती है, लेकिन क्वेश्चन आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आपने बताना है या प्राइस या प्रमोशन, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके ओपिनियन में नहीं है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसके साथ इसके साथ रिलेट करके आपने बताना है इस बिजनेस के लिए फॉर जी आर, जो कि एजुकेशनल रिसोर्सेज को सेल कर रहा है, और जो डायरेक्ट स्कूल जो टीचर्स को सेल कर रहे हैं, मतलब ये B2C बिजनेस तो नहीं बनेगा, ये B2B बिजनेस बन जाएगा एक तरह का। और उसके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, और इसमें ना बहुत ज्यादा एविडेंस है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने प्रमोशन की बहुत बात की है। लेकिन प्रमोशन की बात की है और साथ आपके क्वेश्चन में प्राइस को भी लिंक कर दिया है, तो करना क्या आपने बेटा, सबसे पहले आपने प्राइस को लिंक कर देना है। कैसे? इस क्वेश्चन की ना ग्रेड आसान हो जाएगी थोड़ी। आप प्राइस के जो इंपॉर्टेंस है उसको लिखना स्टार्ट कर दें, और फिर क्यों प्राइस लेस इंपॉर्टेंट हो सकती है उसको लिखना स्टार्ट कर दें। दो दो पैराग्राफ हो गए। उसके बाद आप प्रमोशन पे जाएं, एक उसका बना लें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस के ऊपर, एक आप बना लें उसकी लेस इंपॉर्टेंस के ऊपर। और देन इवेल्युएशन, इवेल्युएशन हाईली रिकमेंडेड है कि आप साथ साथ करो। इवेल्युएशन साथ साथ करने का क्या फायदा होता है, क्योंकि वो हाफ मार्क्स कैरी करता है पेपर में, 12 मार्क्स में से 6 आउट ऑफ 12 मार्क्स उसके हैं। तो बेटा उसका मतलब यह है कि आप वो साथ साथ भी करें, एंड पे भी करें, जजमेंट ऐड करें, कंक्लूजन भी लिखें। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली कंक्लूड करना पड़ेगा कि आपकी नज़र में फॉर दिस बिजनेस फॉर जी आर, प्राइस या प्रमोशन दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर जजमेंट बनानी पड़ेगी। अगर हम इसकी बात करें इवेल्युएशन की, तो क्या हो सकती है बेटा इवेल्युएशन, आप ये इसमें बता सकते हो कि देखो, अगर 4 पीस हैं, आप बेशक इवेल्युएशन में अदर 2 पीस की बात भी कर लें, अगर 4 पीस हैं तो इनको सबको ही एडजस्ट करना बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ये नहीं, मतलब इवेल्युएशन में आप ये कह सकते हो कि वन एलिमेंट अलोन कैन नॉट बी वेरी हेल्पफुल, मे नॉट बी वेरी हेल्पफुल फॉर द बिजनेस, बिकॉज अदर एलिमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट सच एज इवन प्लेस एंड इवन प्रोडक्ट। if product is not well established, product is not having good quality, then business will not be able to basically conduct better promotional campaigns, और उसकी वजह से उसको मार्केट में एक एडवांटेज नहीं मिलेगा। अगर मतलब देखो, आप कहते हो जी प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जाने जी सर कुछ कह रहे हैं? नहीं दिशान, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके। अच्छा बच्चों देखें, अब अगर हम प्रमोशन की बात करें, मैं आपको इवैल्यूएशन के पॉइंट्स बता रहा हूँ और कहीं पे लिखते जाना, मैंने आपसे पहले ही कहा था टाइम शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट इस सेंस में कि बहुत सारे पेपर अभी देखने हैं आपको, तो उसको साथ साथ कर लें। देखें बच्चों, अब ये इवैल्यूएशन कैसे बनेगी,
इवन इफ आप एग्री कर रहे हो कि प्रमोशन इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इस वाले केस स्टडी में जीआर के अंदर प्रमोशन का एविडेंस आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। ऊपर मेरा ख्याल है कोई डिजिटल मीडियम्स की बात हो रही है, देखो यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन की बात हो रही है, उसके साथ आपके पास लिखा हुआ है जी पेनिट्रेशन प्राइसिंग का एविडेंस भी नजर आ रहा है। तो ये पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे एप्लीकेशन के साथ लिंक हो जाएंगे। लेकिन आप इवेल्युएशन में साथ लिखेंगे कि प्रमोशन आप जितनी मर्जी अच्छी कर लें, मतलब प्रमोशन आप कहते हैं बहुत अच्छी वेल प्लान्ड है, इफेक्टिव मार्केटिंग है, उसके पीछे आपके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बहुत स्ट्रांग है, बट इफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मेक्स प्रोडक्ट इज नॉट गुड, और अगर प्रोडक्ट के अंदर वो अच्छे फीचर्स नहीं है, वैसे ये एजुकेशनल रिसोर्सेज सेल कर रहा है, और अगर उन एजुकेशनल रिसोर्सेज की क्वालिटी बेहतर नहीं है, तो प्रमोशन विल नॉट बी वेरी यूजफुल फॉर द बिजनेस, डिस्पाइट द फैक्ट कि बिजनेस ने बहुत अच्छा प्लान किया हो। क्योंकि प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो प्रमोशन का आपको क्या फायदा है। ये इवेल्युएशन बोलते हैं इसको। इवेल्युएशन जरूरी नहीं है कि हमेशा काउंटर पॉइंट होगा या हमेशा बेनिफिट होगा। इवेल्युएशन कुड बी अनदर फैक्टर, या एग्जामिनर के वर्ड्स में इवेल्युएशन के अंदर आप जजमेंट्स प्रोवाइड करते हैं कि मेरी जजमेंट ये है कि प्रमोशन जितनी भी अच्छी हो, अगर प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो प्रमोशन का बेनिफिट नहीं है आपको बहुत ज्यादा, मतलब बिजनेस विल नॉट बी एबल टू कैश ऑन इट, क्योंकि प्रोडक्ट ही फेल हो रही है मार्केट के अंदर। तो ये आपकी इवेल्युएशन बन जाएगी। इसी तरह आप साथ लिखना स्टार्ट करेंगे, लाइक अगर प्राइस है तो प्राइस की आप इवेल्युएशन क्या बना सकते हैं। इस वाले केस में वैसे अगर हम जल्दी से फाइंड आउट कर लें, तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में मेरा ख्याल है मैंने कहीं पे स्किमिंग का ये वर्ड लिखा हुआ है पेनिट्रेशन का, विच यूज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। और बेटा पेनिट्रेशन प्राइसिंग लो प्राइस होती है, लो प्राइसेस चार्ज इनिशियली और उसके बाद लेटर ऑन इंक्रीज करते हैं उसको। अगर ये पेनिट्रेशन प्राइस कर रहा है, पेनिट्रेशन प्राइस की वैल्यूएशन के अंदर आप बता सकते हैं कि पेनिट्रेशन प्राइस से कस्टमर का परसेप्शन अबाउट द प्रोडक्ट ये बिल्ड हो सकता है कि शायद क्वालिटी बहुत बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से इट मे पुट ऑफ सम क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर। क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर का वर्ड आपको अच्छी तरह सबको पता है। दो तरह के कस्टमर होते हैं मार्केट में, क्वालिटी कॉन्शियस और प्राइस कॉन्शियस कस्टमर। तो ये क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर को पुट ऑफ कर सकता है, तो उनका परसेप्शन बिल्ड हो रहा है अबाउट द प्रोडक्ट कि वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। इसी तरह आप ये कह सकते हो, इवेल्युएशन में आप ये कह सकते हो, फॉर हाउ लॉन्ग बिजनेस कैन चार्ज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं आपको वो वाले पॉइंट्स बता रहा हूँ जनरली, जो आप 90% ऑफ द केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप लिखें केस के साथ एडजस्टमेंट ही तो करनी है ना, खाली पॉइंट अपना सेम रखो। आप बता सकते हैं evaluation penetration pricing की for how long business can charge penetration pricing, will it be able to sustain for a long time or over a long term with penetration pricing, because penetration pricing gives low revenue और penetration pricing reduces profit margin। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस कितने टाइम के लिए penetration pricing चार्ज करने के लिए तैयार है। और साथ ही एक और इवेल्युएशन आपको बता दूं, आप उसमें ये बना सकते हैं कि once business increase price, customer may get dissatisfied with an increase in price and this may even put off some more customers, और उससे रेवेन्यू फर्दर फॉल करेगा। मतलब बिजनेस नीड्स टू केयरफुली डिसाइड कि या तो वो आज स्कीमिंग प्राइस रख ले और उसके बाद वही चार्ज करता रहे, या पेनिट्रेशन को जब चेंज करेगा स्कीमिंग में तो उसका कस्टमर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो इसको लाजमी कंसिडर कर लेना चाहिए। ठीक है। इसी तरह अगर आप इसमें प्राइस के और पॉइंट्स बनाना बनाना चाहें, वैसे एनालिसिस तो बहुत आपका सिंपल हो जाएगा, केस स्टडी के साथ है। इवैल्यूएशन में फर्दर आप लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन the short term versus long term objectives of the business. If the objective is to gain profit or to have growth as an objective, then business should be charging skimming prices. Penetration pricing may not be very helpful. तो बेटा जजमेंट बनानी है, और पेपर में बैठ के ये नहीं सोचना कि अभी मैंने ऊपर इतने सारे बेनिफिट्स लिखे हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग, क्या मैं इवैल्यूएशन में क्यों नुकसान लिखूं या डिसएडवांटेज क्यों लिखे, ये नहीं सोचना। आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अच्छा एक और क्वेश्चन, इसी इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है। अब देखो इसमें ना, आपको मैं बता दूं, हम मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि पेपर प्रेडिक्टेबल नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन 1 के अंदर भी प्रमोशन टेस्ट हो रहा है, और उसके बाद जो है उसने पैसेज के अंदर भी उसका पूरा अच्छा खासा लिंक बनाया हुआ है। और जब आप क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 चला जाता है आपका अर्ली टॉपिक्स वाली साइड पे, जो कि एडिड वैल्यू है, फिर ट्रिपल बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव है, इसको मिक्स नहीं करना किसी और टॉपिक के साथ, मतलब ये एस डबल ही होते हैं ना, सोशल इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट। ट्रिपल बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव में सोशल इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। एडिड वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। और अच्छा लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे निकलती है, आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है, इसके अंदर लिखा होगा कहीं पे कि इस बिजनेस में प्रोडक्टिविटी की वैल्यूज कौन कौन सी है, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, प्रोडक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%। और उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है जी इट हैज 500 वर्कर्स प्रोड्यूस 2000 टन। इसको डिवाइड कर देंगे वर्कर उनके साथ, वर्कर्स को डिवाइड कर देंगे यूनिट्स के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100, प्रोडक्टिविटी भी परसेंटेज में आ सकती है। ये जो क्वेश्चन है सी पार्ट, टू वेज डीसी कैन मोटिवेट यंग पीपल, बेटा ये जनरल सा क्वेश्चन है, और अगर दो वेज आपसे पूछ रहा है आप रेकमेंड करोगे, लेकिन रेकमेंड जरूर करें, बट
बिजनेस के सिनेरियो का ख्याल रखते हुए अपने पास से पॉइंट सारे सजेस्ट नहीं करने हैं। आपने पहले देखना है कि केस स्टडी में कौन से पॉइंट्स आपके इस्तेमाल हो सकते हैं, उसके साथ उसको लिंक करो, वरना नहीं करना। ठीक है। जैसे इसके अंदर आप कह सकते हो, इसमें ना एक आसान सी बात है, वैसे जब मैंने आपको ये करवाया था तो मैंने आपको बता दिया था। इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि आपकी लेबर डिससेटिस्फाइड क्यों है। बेटा एक बड़ी आसान बात क्या हो जाएगी कि आप इन्हीं प्रॉब्लम्स का इनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दो। दो का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दो। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग है तो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग बता दो। अगर मोस्ट ऑफ द वर्क इज मैनुअल है तो मशीनरी का यूज बता दो, लेकिन फिर उसको जस्टिफाई करें। लाइक अगर आप ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं उसकी वजह से वर्कर मोटिवेट कैसे होता है पहले वो बताओ। ट्रेनिंग की वजह से स्किल्स एनहांस होती हैं, स्किल्स एनहांस होने की वजह से वर्कर फील्स कॉन्फिडेंट, और अगर वो कॉन्फिडेंट फील करता है उसकी वजह से उसके मोराल अपलिफ्ट होता है, उसकी स्पिरिट्स अपलिफ्ट होती हैं, और उसकी वजह से वर्कर विल बी एबल टू हैव हायर जॉब सेटिस्फैक्शन रिजल्टिंग इन मोर कंसंट्रेशन एट वर्क, क्योंकि वर्कर मोटिवेटेड है आपका, उसके बेनिफिट देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये बेस वाला क्वेश्चन था, इसमें बेस के ऊपर फोकस रखिए। अच्छा, फिर लिखा हुआ है जी, ग्रो इट्स ऑपरेशन बाय ओपनिंग इट्स न्यू प्रोसेसिंग फैक्ट्री। अब टॉपिक कौन सा है जी, मैंने आपको बताया हुआ पहले भी कि हमेशा टॉपिक आपको क्लियरली लिख के नहीं बताते हैं। टॉपिक इसके अंदर चल रहा है जी, अगर प्रोसेसिंग फैक्ट्री न्यू ओपन हो रही है, इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ की बात हो रही है। और ये जो इंटरनल, दो तरह की ग्रोथ है ना, इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ के अंदर आपके पास आ जाएगा वो जो टेक ओवर और मर्जर्स हैं, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल फॉरवर्ड है, वर्टिकल बैकवर्ड है, उसके बाद कॉन्ग्लोमरेट है। इंटरनल ग्रोथ में ओपनिंग न्यू ब्रांचेस एंड शॉप्स है, उससे आपने ग्रो करना। अब बेटा जब पूछ रहा है ना इवेल्युएट वेदर दे शुड ग्रो बाय ओपनिंग न्यू फैक्ट्री, तो आपने इसको पहले यस कर देना है और उसके बाद पूरा एनालिसिस आपने मेक कर लेना है। ठीक है, कि क्यों क्यों करना चाहिए। जाहिर है वो बेनिफिट, अच्छा एक बेनिफिट पे कर लें, उसके बाद उसी को एनालाइज करते रहे, मिक्सिंग नहीं करनी है। कि दिस वे दे कैन इंक्रीज कस्टमर, दे कैन इंक्रीज रेवेन्यू, और दे कैन हैव मोर ब्रांड प्रेजेंस और ब्रांड अवेयरनेस नहीं करना आपने। एक पॉइंट पे करो, उसको एक्सप्लेन करो। लाइक इफ यू वांट टू राइट कि ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी, उसको सारा एनालाइज करो कॉजेज के साथ, इम्पैक्ट्स के साथ। लाइक ब्रांड अवेयरनेस कैसे इंक्रीज होती है अगर शॉप ज्यादा ओपन हो रही है। This will help business to increase its presence. With greater presence, more people, yeah, people will be able to get to know about the name of the business, about the brand। ये डीसी का जो भी ब्रांड उसने स्टार्ट किया हुआ है, मेरा ख्याल है कि वो बीन्स वाला था, और उसकी वजह